हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास +2 के चैप्टर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रिएक्शन रेट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन और प्रेशर का हमारे रिएक्शन रेट पर क्या फ़र्क पड़ता है, और ये बाकी के जो फैक्टर्स हैं इन्हें आज हम स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, जैसे कैटलिस्ट का, इन सभी का हमारे रिएक्शन रेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, द टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो इस रिएक्शन के दौरान जो रेट है जो रिएक्शन का होगा वो टेम्परेचर से बहुत इम्पोर्टेंटली इफेक्ट होता है। यानी कि बहुत टेम्परेचर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन का रेट पर। ये देखिए मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट है। तो टेम्परेचर का रिएक्शन रेट पर डायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिएक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल, अब इसे समझने के लिए कैसे हमारा रिएक्शन रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट तो बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है वो अब हम समझेंगे। तो देखिए, वी हैव ऑफन सीन वाटर बॉइलिंग ऑन ए गैस स्टोव। आपने कभी ना कभी पानी तो जरूर उबाला होगा या गर्म किया होगा। तो देखो, आपने देखा होगा कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी कितनी जल्दी गर्म होगा वो डिपेंड करता है कि आप अपनी गैस की जो फ्लेम है उसे हाई पे रखते हो, लो पे रखते हो। इस चीज़ पे डिपेंड करता है ना। अगर आप लो पे रखोगे तो धीरे धीरे होगा, अगर आप हाई पे रखोगे तो बहुत फास्टली होगा। यानी कि ये जो इफेक्ट पड़ रहा है, लो से अगर हम हाई गैस का फ्लेम कर देते हैं तो जो पानी है वो फास्टली गर्म होने लग जाता है। यानी कि इससे भी पता चल रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से पानी जल्दी गर्म होने लग गया, तो यानी कि इफेक्ट बढ़ रहा है ना, यानी कि रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रही है। या आपने दूध गर्म कभी करके देखा होगा। द रेट एट विच स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉइल्स डिपेंड ऑन द फ्लेम ऑफ द स्टोव। इफ द फ्लेम इज मैक्सिमम द वाटर बॉइल्स इन लेस टाइम, तो टाइम लगेगा कम। अगर और वाइस वर्सा, अगर फ्लेम मिनिमम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन द, ये तो जनरल रिएक्शन, जनरल एग्जांपल हो गया डेली लाइफ से कि टेम्परेचर से कोई चीज़ जो अगर हम कोई चीज़ गर्म करना चाहते हैं तो कैसे इफेक्ट करता है। अब हम इसे केमिकल रिएक्शन में स्टडी करेंगे। दस इट्स डिपेंड अपॉन द फ्लेम और हाइट विच इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। दस हायर द फ्लेम मोर द टेम्परेचर। ये लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है ये भले ही केमिकल रिएक्शन ना हो, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी करने के लिए एग्जाम्पल की तरह समझा जा सकता है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन, अब हम केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही लिखा हुआ है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि क्या कह रहा है, देखिए मान लो कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कोई भी रिएक्टेंट लिया हुआ है या कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, आपने सुना होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एनर्जी की होती है मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल फास्टली मूव करने लग जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल फास्टली मूव करेंगे तो एक दूसरे से इनका कोलिजन भी क्या होगा, ज़्यादा जल्दी होगा। हैंस दे कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली। अगर वो जल्दी कोलाइड करेंगे तो अपने पढ़ा था ना, तो रिएक्शन भी जल्दी जल्दी प्रोसीड होगी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का बार बार आपस में इफेक्टिवली फ्रूटफुली कोलिजन करने से रिएक्शन तेजी से होगी, यानी कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो मोर फ्रिक्वेंटली हैंस स्पीडिंग अप द रिएक्शन। तो आगे देखिए इसको, इट आल्सो ऑब्जर्व दैट, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बढ़ जाता है। अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व की गई है कि अगर 10 डिग्री राइस, अगर आप जितना इनिशियल टेम्परेचर था उससे 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, मान लो इनिशियल T था, आपने 10 डिग्री सेल्सियस और राइज कर दिया, तो जो आपकी रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये हम कैसे समझेंगे, आपने पहले ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर आप किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये भी ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस के, लगभग सभी रिएक्शंस में 10 डिग्री राइज करने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। कई बार ये कुछ रिएक्शंस में ऑब्जर्व किया कि 9 डिग्री या फिर 11 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर का केस हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट में 10 डिग्री सेल्सियस में ऑब्जर्व किया गया है, तो ऑलमोस्ट रिएक्शन का रेट आपको डबल मिलेगा। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय, अब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 10 डिग्री राइज से आपका रिएक्शन रेट डबल क्यों हो जाता है, तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैसे तो हमारे इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स में आएगा, लेकिन टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बता दूं, मान लीजिए ग्राफ आपके सामने दिया गया है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, अब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने लिया हुआ है एनर्जी, किसकी एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या दिखाया हुआ है, रिएक्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। अब कोई भी अगर एक रिएक्शन प्रोसीड होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिएक्शन प्रोसीड होगी आर अगर पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन को प्रोडक्ट को में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है, ठीक है। उस एनर्जी बैरियर को कवर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ही आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। इस एनर्जी, ये मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हो आप, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। आपको अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर आपका रिएक्टेंट अपनी पार कर लेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो पार करने के लिए, मान लो देखो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास पहले तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उसको मैंने IR नाम दे दिया, और इस IR एनर्जी से तो रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं पार कर पा रहा था, इसलिए हमने इसे देखो ये वाली जो एनर्जी है इसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और देनी पड़ेगी, ताकि जो रिएक्टेंट क्या है अपनी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी यानी एनर्जी को पार कर ले और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ET लिखा हुआ है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, पूरा पार करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, IR प्लस EA। IR जो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी थी, EA एक्टिवेशन एनर्जी जो आपने अपने रिएक्टेंट को दी, ठीक है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या हो गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करेंगे ताकि उनकी रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, उसे आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हम EA दे देंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ET इक्वल टू EA प्लस IR, और जैसे ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इनके थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ जाएगी तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, ये कर्व आपको इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी की कर्व रिप्रेजेंट कर रही है। तो ET लिखा हुआ है टोटल एनर्जी, या थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और EA क्या हो गया आपका, एक्टिवेशन एनर्जी, और IR हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहते हो आपके पास क्या आ जाएगा, ET माइनस IR, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास EA इक्वल टू ET माइनस IR। तो यानी कि अब आपके पास, आपको थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसको आगे मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशन लेके दिखा रही हूँ कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो अफेक्टेड होता है। अब देखिए यहाँ पर जो कर्व है वो T1 टेम्परेचर की थी, जो एक्सेस के अकॉर्डिंग मैंने एनर्जी ली है, Y के मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि आपका रिएक्टेंट के टोटल मॉलिक्यूल का कितना हिस्सा है जो पर्टिकुलर टाइम पे कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है। ये देखिए जैसे ये वाली, मान लो आप ग्राफ ले रहे हो, इस पॉइंट पर जितनी एनर्जी होगी इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, इस पॉइंट पर इतनी एनर्जी है इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाले, जो यहाँ इतनी एनर्जी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो T1 टेम्परेचर पर ये वाली एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास एनर्जी है, और जब वो पहले हम रिएक्शन लेके चले थे, मान लो जी यहाँ पर आपका रिएक्टेंट था, या ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर आपका क्या था, रिएक्टेंट था। तो इस रिएक्टेंट से, यहाँ पर ले लीजिए आप रिएक्टेंट को, तो जब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी, पहले ये ब्राउन वाली जो कर्व रिप्रेजेंट कर रही है, ये टेम्परेचर जब कम था, मेरा T1 था, तब आपका रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये वाला जो देखो, ये वाला जो है आपका ग्राफ बन रहा था और ये वाली वैल्यू आ रही थी। अगर अब आप देखोगे आपने टेम्परेचर 10 डिग्री राइज किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 कर दिया, और T2 बड़ा है T1 से, तो अगर आप अब रिएक्टेंट की से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाओगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग एनर्जी, तो आप देखोगे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से
हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यानी कि हर एक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको ग्राफ क्या दिखेगा, ये थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे हर एक मॉलिक्यूल की एज कम्पेयर टू दिस कर्व एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इजीली एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी रिएक्टेंट्स की पहले से ये देखिए सॉरी ओवरऑल रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि देखिए अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री उससे बड़ा होगा, ये डिफरेंस, देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉसेस इट बिकम डबल। तो यानी कि अब आप देखिए पहले कितना था, ये वाला एरिया इतना था, अब देखिए जैसे मैंने 10 डिग्री राइस उससे बड़ा कर दिया तो एरिया क्या हो गया, डबल, यानी कि रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि अब आपका रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिएक्टेंट के, अब नोट कीजिएगा, रिएक्टेंट के खुद के हर एक ईच मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। आईआर के रिएक्टेंट की आईआर के, ये वाले आईआर के हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, इसलिए हमें इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बैरियर को कंप्लीट करना क्या हो गया, पार करना क्या हो गया, इजी हो गया, इसलिए रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको अब समझ में आ गया कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करने की वजह से आपका रेट क्या है, रिएक्शन का बढ़ जाता है। इस ग्राफ में कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है, इसके अंदर आप इजी समझ सकते हो कि जो एनर्जी है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, पहले अगर टेम्परेचर T1 था तो रिएक्टेंट के, ये रिएक्टेंट के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी एट पर्टिकुलर एट एनी सभी की आप एनर्जी देख सकते हो, यानी कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी रख रहे थे। लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हर एक रिएक्टेंट के अपने मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, जिससे ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये जो कर्व है इजीली, यहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं इजीली अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेट कर लेंगे, इसलिए से रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इस कर्व से देख सकते हो ये एरिया है डबल हो जाएगा, यानी कि आपकी रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए दस इफ T2 माइनस T1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉसेस इट बिकम डबल। अब देखिए इसका एग्जांपल आप समझ जाते हो, जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है, कार्बन यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, या जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इसे कन्वर्ट कर देता है CO2 में, इसलिए हम इसे कैटालिटिक कन्वर्टर का ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज हॉट। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जिसकी वजह से ये काम करना शुरू करेगा, तो एप्लीकेशन है यानी कि एक एग्जांपल है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, तभी आपका कैटालिटिक कन्वर्टर CO को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है, जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्वायर करनी होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की इनिशियली एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके मॉलिक्यूल इजीली कैरी कर लेंगे और आपका रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पेशल नोट, अगर आप, एक तो हो गया आपका ये थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट, आप आगे जाके एर्नियस इक्वेशन भी पढ़ोगे, ये होती है K इक्वल टू A e⁻⁻⁴ यह पूरा हम अगली वीडियो में जब हमारा एर्नियस इक्वेशन का टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ भी अगर आप इसे स्टडी करोगे तो आप देखोगे अगर आप T बढ़ाते हो, यानी कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो K रेट कांस्टेंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिपेंड करता है K पर। अगर K बढ़ता है ना तो हमारा रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि अगर T बढ़ाओगे तो रेट ऑफ कांस्टेंट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जिससे अर्नियस इक्वेशन से भी एक्सप्लेन होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। आगे देखिए हमारा जो सेकंड है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, ये बहुत इजी है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज द रिएक्शन रेट आल्सो इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया क्या होगा, रिएक्टेंट का बढ़ा दोगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देखिए Mg
जो सॉलिड स्टेट में है +2 HCl, तो हमें क्या देता है MgCl2 + H2। द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर व्हेन वी टेक मैग्नीशियम इन पाउडर फॉर्म। जब आप ये रिएक्शन करोगे आप इसे दो तरह से ले सकते हो, एक तो आप मैग्नीशियम को बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ले लो, एक आप उसके टुकड़े टुकड़े करके ले लो। तो जब आप मैग्नीशियम के टुकड़े फॉर्म करके देखोगे पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल पाउडर बना के लोगे, अब देखोगे H2 बहुत ज़्यादा जल्दी निकलेगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि पाउडर फॉर्म में लेने की वजह से आपका रेट रिएक्शन बढ़ गया, यानी कि पाउडर फॉर्म लेने से आपका सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसे आप देखोगे और भी एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप एक बड़ी लकड़ी को जलाएंगे, ठीक है, आपने लकड़ी को जलाया होगा, अगर आप पूरी लकड़ी को जलाने की कोशिश करोगे तो ये धीरे धीरे जलेगी। लेकिन इस लकड़ी के अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स कर देती हूँ, ठीक है, इसे तोड़ देती हूँ, टुकड़ों में बांट देती हूँ, तो ये ईच पार्ट आपको पता है जल्दी बर्न हो जाएगा। तो ये भी क्या है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये भी आपने सुना होगा कि जैसे आप दूध के अंदर या आपने कुछ पानी के अंदर चीनी को घोलना है, शुगर पाउडर फॉर्म में जल्दी घुलेगा एज कम्पेयर टू शुगर क्यूब फॉर्म में। तो ये किसी भी सॉल्वेंट में घोलना हो तो आप इजीली कर सकते हो। आगे देखिए नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब आप देखोगे आपके रिएक्टेंट के नेचर पर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। तो देखिए मैंने यहाँ दो रिएक्शंस लिखी हुई हैं, एक 2NO + O2, ठीक है, और आपको देती है 2NO2। ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन का है एग्जाम्पल, और ये जो 2CO + O2 ये 2CO2 ये स्लो। तो रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कि आपका रिएक्टेंट कैसा है। आपके रिएक्टेंट के नेचर पर भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होती है। अब आप देखेंगे, देखो आपने आयनिक रिएक्शन अपने पीछे पढ़ा था, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो इजीली हो जाती हैं क्योंकि आयंस की फॉर्म में पड़ी होती हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर गया, आपका केमिकल यानी कि नेचर पे डिपेंड कर गया ना, रिएक्टेंट आप किस फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, ये वाला। तो अब देखो ये आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ये कोवलेंट रिएक्शन का। जो कोवलेंट है इसमें ब्रेकिंग बॉन्ड करवाना पड़ता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। तो ये रिएक्शन स्लो होती है और ये क्या होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा, हाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, लो होगा। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा डिपेंड करता है अगर आप अपना रिएक्टेंट कैसा लेके चलते हो, होमोजीनियस रिएक्टेंट लेके चलते हो या हिट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस रिएक्टेंट होती हैं उनका फेस एक होता है, वो इजिली रिएक्ट करेंगे। मान लो आप दोनों गैसेस ले लो, ठीक है, और वो मिक्स उनका डिफ्यूजन इजिली है। या आप हिट्रोजीनियस रिएक्टेंट ले रहे हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, लो होगा। तीसरा है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर, यानी कि केमिकल नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जितना अगर आपने एक रिएक्शन की, ठीक है, जितना आपने रिएक्शन किया, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका जितना स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही स्टेबल इजिली आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, आपकी रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, या आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट। जितनी आपकी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी, यानी कि रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा, उतनी जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पर या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन द मैकेनिज्म रिएक्शन वो यूज द स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल कि आपको रिएक्टेंट कैसा लेना है, उसी अकॉर्डिंग आपकी रिएक्टेंट स्लो या फास्ट होगी। मोर स्टेबल रिएक्टेंट होगा तो स्लोअर द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अगर आप ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट लोगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो। यही लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन के। रिएक्टेंट अगर आप ज्यादा स्टेबल लेके चलते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट कम स्टेबल लेके चलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। और अगर प्रोडक्ट के केस में रहते हो सीधा डायरेक्टली का रिलेशन होगा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आगे देखिए फिजिकल फेज ऑफ द रिएक्टेंट, आप अपना रिएक्टेंट किस फॉर्म में ले रहे हो, गैसेस फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो या सॉलिड फॉर्म में। तो आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हैं तो इनका डिफ्यूजन है इजिली होता है, इंटरमिक्स ये जल्दी होती हैं तो इनकी रिएक्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो इनका रेट रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा एज कम्पेयर टू लिक्विड और फिर सॉलिड। ये बहुत ईजी था। आगे देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपने सुना होगा बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो फोटो सेंसिटिव होती हैं। कैसी होती हैं, फोटो सेंसिटिव होती हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं, डार्क में नहीं हो सकती है। तो जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं, उन्हें आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हो। इसका एग्जांपल है, बहुत इजीली आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। खाना बनाते हैं ना पौधे, प्लांट्स,
अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट लेकर जो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। मैंने आपके सामने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखी हुई है। 6CO2 + 6H2O गिव्स H न्यू जो के प्रेजेंस में यानी कि सनलाइट, और यहाँ क्लोरोफिल लिख लीजिए। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपको ग्लूकोज और O2 बन रही है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट करती है। जब लाइट की इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या आते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि लाइट आपके पास फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा जल्दी आएंगे, ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीजेज। अभी आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये नहीं होगा कि आप बार बार बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाले जाओ, यानी कि बोले जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे। एक लिमिटेड वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं LCP, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। तब तक ही फोटोसिंथेसिस जो है रिएक्शन का रेट लाइट की इंटेंसिटी से बढ़ जाएगा। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद क्लोरोफिल को ज़्यादा लाइट की जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अगर आप इस लिमिट से क्रॉस कर देते हो तो क्लोरोफिल क्या होने लग जाता है, डैमेज हो जाता है, और ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो रेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी हमें ये देखो कैसे आपको रिएक्शन रेट ने इतनी अच्छी चीज़ बताई कि कैसे आप अपने एक रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो ताकि आपका डैमेज या कोई नुकसान ना हो, कि अगर आपको कितना रेट बढ़ाना है या घटाना है, ये सारा आप अपनी लाइट की इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो और अपनी रिएक्शन को अच्छे से प्रोसीड करवा सकते हो। ठीक है, तो एक फोटो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती हैं, तो यानी कि लाइट की इंटेंसिटी भी आपकी रिएक्शन रेट को इफेक्ट करती है। आगे है आज हमारा जो अगला है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ए कैटलिस्ट चेंजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जो कैटलिस्ट में CT से लिख देती हूँ, ये कंज्यूम्ड नहीं होते। ठीक है, एज इट इज आपको एंड में वैसे कैटलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कंज्यूम्ड नहीं होते और रिएक्टर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इजीली यानी कि उसकी या फिर स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैटलिस्ट कैसा ले रहे हो। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो आपकी रिएक्टेंट की जो स्पीड है रिएक्शन की, उसको चेंज करने का काम कौन करता है, कैटलिस्ट करते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस। द कंसेप्ट ऑफ कैटलिस्ट रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली, और जो कम कर देता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। ठीक है, तो जो कम कर देता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट हो जाएगा, और जो बढ़ा देता है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आप कह सकते हो कैटलिस्ट के बारे में, द कंसेप्ट ऑफ कैटलिस्ट रिलेटेड टू द एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। कैसे, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी आएगा यहाँ पर। ये यानी कि कैटलिस्ट क्या करता है, आपके जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको क्या कर देता है, ओवरऑल कम करवा देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट क्या है, बढ़ जाता है। इजिली कोई रिएक्टेंट क्या है अपनी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ET को अक्वायर कर लेता है और रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। अगर मैं जनरली कैटलिस्ट वर्ड यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे होंगे। इट रिमेन्स केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बता दिया। अब ग्राफ देखिए, ये एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस ले लीजिए। यहाँ मैंने आपको ये 3 कर्व बना के दिखाई है। ये जो ब्लू वाली कर्व है ये जनरल थी जब मैंने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया था। ठीक है, ये जनरली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, और ये जो पॉइंट हो गया ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी नॉर्मल वाली। ठीक है, अब मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया जिसकी वजह से कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जिसने क्या कर दिया, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ अब लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाली जो मैंने अभी पेन से लिखी है ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये वाली तब देनी पड़ी जब आपको अपना जो कैटलिस्ट का आपने यूज कर लिया। ये मान लीजिए आपने अपनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाई, यहाँ पर इसे ऐसे यहाँ लिख लीजिए, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आपने प्रोवाइड कराई कि अब आपका कैटलिस्ट डालने की वजह से रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया, मैंने लिखा हुआ है। अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हो, कई बार क्या होता है आपकी रिएक्शन बहुत फास्ट जा रही है, उसे आप स्लो करना चाहते हो, तो आप नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हो तो ये आपके करेगा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा देगा, जितना चाहिए था उससे ज्यादा कर देगा। इसमें आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, इसमें क्या कर दी, ज्यादा, जिसकी वजह से रिएक्शन धीरे धीरे होने लग जाएगी, रिएक्टेंट
ज़्यादा टाइम लेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। तो यानी कि जिस तरह का आप कैटलिस्ट यूज करोगे उस तरह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा। कभी आप कैटलिस्ट से, पॉजिटिव कैटलिस्ट से आप अपने रेट को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नेगेटिव कैटलिस्ट से आप अपने रेट को घटा सकते हो। जनरली हम बहुत सारी रिएक्शन में आप देखोगे कि हम रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी से हो जाए। बहुत सारी रिएक्शन आप देखोगे जिसमें आप अपने रेट को कम करना चाहोगे, तब आप नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करोगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप कैटलिस्ट, सिर्फ कैटलिस्ट वर्ड यूज करते हो, हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे होते हैं जो रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा। तो कई जगह लिखा होता है कैटलिस्ट जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात हो रही होती है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव यानी कि जो डिक्रीज करता है। दस द कैटलिस्ट अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन सिग्निफिकेंटली। दस ऑल द फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं सभी का रिएक्शन रेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, जो रिएक्शन है कंसंट्रेशन से इफेक्ट होती है, प्रेशर से, टेम्परेचर से। सर ये मैंने 1 बाय 1 आपको आज डिस्कस करके बता दिया कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के भी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जनरली एग्जांपल दिया था दूध वाला कि दूध गर्म करने के लिए अगर हाई फ्लेम करोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप केमिकल रिएक्शन में देखोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से आपका ऑलमोस्ट रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझा कि हर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी को अकम्प्लिश्ड करना पड़ता है, उसके लिए मुझे एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ओवरऑल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर T1 से अगर आप T2 के अंदर गए, T1 से आपने अपना टेम्परेचर कितना किया, T2 कर लिया, तब आपके ईच मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन ये वाला जो बैरियर है जल्दी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैंने कैटालिटिक कन्वर्टर का एग्जांपल दिया था। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं। दूध में चीनी घोलने के लिए अगर आप पाउडर फॉर्म में करके डालोगे तो जल्दी घुल जाएगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, आयनिक रिएक्शंस जल्दी होती हैं, ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट आप किस फॉर्म में ले रहे हो। कोवलेंट रिएक्शंस धीरे धीरे होती हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट की फॉर्म होगी ना, होमोजीनियस जल्दी होगा एज कम्पेयर टू हिट्रोजीनियस। और केमिकल नेचर कैसा है आपके रिएक्टेंट का, ये लिखा हुआ आपका रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया। तो सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल का यूज करके आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल यानी कि रिएक्टेंट कैसा लेना है या प्रोडक्ट कैसा लेना है वो आप क्या सिलेक्ट करोगे, जैसा आपको रेट चाहिए। फिर फिजिकल फेज, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, ये आप देख सकते हो। लाइट, जो लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस हैं उनके बारे में देख सकते हो कि आप रेट ऑफ रिएक्शन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इफेक्ट हो जाता है। कैटलिस्ट का आप देखोगे, जो आप कैसा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो वैसे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक माई वीडियो। थैंक यू।